नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूथ जागरण। हमारे साथ हैं मगध सम्राट, भोजपुरी सुपरस्टार, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव। आज इनसे बात करेंगे जातीय जनगणना को लेकर। जातीय जनगणना बिहार में शुरू हो गई है, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद अभी छिड़ गया है, तो आज इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है यूथ जागरण में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गया है और इस पे विवाद भी शुरू हो गया है, तो जातीय जनगणना को किस आधार से देखते हैं? देखिए, जातीय जनगणना लोग कह रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट किया है कि यह जातीय जनगणना नहीं है, बल्कि यह एक गणना है। जी, है ना। एक कास्ट कंसेंसस ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि लोगों की जो अभी जो पता नहीं तकलीफ़ क्यों निकल के आ रही है, लोग याचिका दायर भी किए और माननीय न्यायालय के द्वारा उस याचिका को स्वीकार भी कर लिया गया है और 20 जनवरी को उस पर सुनवाई होनी है। ये समझ में नहीं आता कि भाई आपको तकलीफ किस बात की है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी अगर मान लीजिए कि जातीय जनगणना अगर करवाना ही चाह रहे हैं, तो इसमें तकलीफ की कौन सी बात होनी चाहिए। तो उस सबको तकलीफ है ना, जो थोड़े बहुत है, और जिसकी जनसंख्या जितनी है उसकी हिस्सेदारी भी उतनी होनी चाहिए। बस तो वही ना हम कह रहे हैं कि जैसे इन लोगों को जैसे इसी बात की शायद तकलीफ हो सकती है। ये लोग हमेशा बैकवर्ड समाज का, SC ST का, अल्पसंख्यक समाज का हमेशा शोषण किए जी। और आप तो देखेंगे कि जब जुडिशरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो जुडिशरी सेक्टर में आप देखेंगे कि लगभग 95% वही लोग कब्जा किए हुए हैं। जातीय गणना को रोकने के लिए याचिका भी दायर हो गई है। तो आप तो इसी से समझ सकते हैं ना कि कितनी तकलीफ पिछड़ी वर्ग से है, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक समाज से उन लोगों को है। तो हम तो यही कहेंगे कि या तो जैसे जो हम लोगों को जो आरक्षण जो चाहिए, जितने हम लोग जनसंख्या में हैं, जी जी, जितनी जनसंख्या में हमारी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, जी जी, तो उसी के मुताबिक हमें आरक्षण भी मिलना चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जितनी हमारी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उतनी हिस्सेदारी हमें चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगभग पूरे अगर हिंदुस्तान की बात किया जाए तो हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका 86% के आसपास हम लोग हैं। जी जी, तो 86% के आसपास हम लोग हैं, तो हम लोगों को आरक्षण दे दो ना। हम तो कहते हैं कि तुम लोग 10% क्यों, पूरा का पूरा जनसंख्या का ले लो, पूरा जनसंख्या का ले लो, लेकिन हम लोगों को जो बचता है वो 86% तो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए इसी आधार पे जब आरक्षण भी मिलना चाहिए, मतलब जितना हमारी जाति है उसी हिसाब से आरक्षण भी मिलना चाहिए। सर, आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। पिछले 70 वर्षों से हम लोगों को आरक्षण जैसे मिल रहा है, पिछड़े वर्ग को, SC ST को, या तमाम जो भी हैं, पिछले 70 वर्ष से आरक्षण का प्रावधान हुआ है। जी जी, सर, आप जब देखेंगे पिछले 3000 साल पहले, तो पिछले 3000 वर्षों तक शिक्षा के ऊपर मनुवादियों का अधिकार रहा, एकत्र अधिकार रहा। सर, तो आप इस चीज को समझिए कि हमारे समाज को, पिछड़े वर्ग को, SC ST को, अल्पसंख्यक समाज को जी जी, कितना क्रश किया गया। तो उस समय तक हम तो कभी नहीं कहते कि हाँ 3000 साल तक जैसे आप लोगों के कब्जे में रहा शिक्षा, आप लोगों ने एकाधिकार जमा करके रखा, हमने तो कभी नहीं कहा। तो 70 वर्षों से हमें जो बाबा भीमराव अंबेडकर की लिखित संविधान के आधार पर हमें जो आरक्षण प्राप्त हुई है, तो उसमें इन लोगों को पेट में दर्द क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। अभी बीजेपी वाले बहुत विरोध भी कर रहे हैं इनको। सर, बीजेपी हमेशा शुरुआती अवस्था से ही, बीजेपी RSS ये गरीब विरोधी रहा है। एकदम प्रारंभिक अवस्था से ये लोग बैकवर्ड समाज का शोषण दोहन, पिछड़ा वर्ग का शोषण दोहन, अल्पसंख्यक समाज का शोषण दोहन शुरुआती अवस्था से करते आए हैं। आप देख नहीं रहे हैं सर
कि बीजेपी के रीजन में आप देख रहे हैं कि लगभग जो सेक्टर है, एयरलाइंस प्राइवेट हो गया, रेलवे प्राइवेट हो गया, बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट हो गया, जो नौजवान हैं वो रोड पे करा रहे हैं, उनके लिए परमानेंट नौकरी की जगह पे 4 साल का अग्निवीर योजना लाती है सरकार। आप देख रहे हो कि किसान 1.5 साल तक लगातार कड़ाके की ठंड में दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे वो, और जिससे पंजाब के किसान आंदोलन हुआ था। जी। तो ये तो गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार है ही सर, किसान मजदूर विरोधी सरकार है ही है। इस सरकार को बस जैसे जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग बस सिर्फ इसको नज़र आता है कि गरीब लोग का निवाला कैसे छीन कर खाया जाए। इसको बस यही नज़र आएगा कि हाँ, गरीब के हक की लड़ाई जो लड़ रहा है उसको जेल में कैसे डाल दिया जाए। तो अभी जाति गणना अगर पूरी बिहार में अगर हो जाती है तो फिर इस पे किस आधार पे किस जाति को कितना आरक्षण मिलेगा? सर अभी तो वही इसी चीज़ के लिए ना, और यहाँ पे मैटर आरक्षण का प्रावधान को सोच करके सरकार जातीय गणना नहीं कर रही है। यहाँ तो है सर कि आर्थिक स्थिति भी जानना है कि हमारे जैसे किस कौम में, किस वर्ग में कितने लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, कितने लोगों को अभी और आर्थिक रूप से मजबूत करने की ज़रूरत है। इसमें सर आरक्षण की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ये तो बीजेपी वालों और मनुवादियों, सामंतवादियों के पेट में बेकार में दर्द उठ रहा है। आपको होने देनी चाहिए। आप ऐसे भी बोलते हो कि भाई हम अपने बदौलत हैं, वो लोग बोलता ही है ना। जब नीतीश जी बीजेपी के साथ थी तो वो जातीय गणना का पक्षधर है और अभी विरोध कर रहे हैं। सर जातीय गणना के पक्षधर वो कभी रही ही नहीं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जबरदस्ती, चूंकि वो भी बैकवर्ड समाज से आते हैं सर, वो भी शोषित समाज से आते हैं, वो जबरदस्ती ये बिल पास करवाए और वो लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। बीजेपी वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हाँ इस बिल को पास करने में इसका समर्थन ना करें, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थी। क्योंकि ऑप्शन आप देख लीजिए कि जैसे ही नीतीश कुमार जी इधर हो गए वो सरकार से बाहर हो गए। तो ये कब तक पूरी हो जाएगी पूरी जनगणना? जो फर्स्ट चरण है वो जनवरी में और सेकंड चरण जो है वो अप्रैल में जैसे चलेगा, 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। तो अभी जब जो 20 जनवरी को जो सुनवाई है, ये जो याचिका पे जो सुनवाई जो होनी है, अब उसको देखना है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि न्यायपूर्वक इस पे कोई भी होना चाहिए। 20 तारीख को ये याचिका पर सुनवाई होनी है, अगर सुप्रीम कोर्ट मना कर देंगे तो क्या करेंगे? सर सुप्रीम कोर्ट मना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट मना करेंगे आप जातीय जनगणना के लिए ना, गणना तो हम कर ही सकते हैं ना। ये तो इसके लिए हमको केंद्र सरकार से थोड़े पूछनी है, ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है। जी। आप जातीय जनगणना करने के लिए आपको केंद्र सरकार से राय सलाह लेनी पड़ती है। उनका समर्थन प्राप्त होना जरूरी होता है उसमें। हम गणना कर रहे हैं, हम आर्थिक रूप से हम देख रहे हैं कि हमारे जनता जो है, हमारे राज्य के लोग कितने सक्षम हैं, कौन कितने किस पोजीशन में भी हैं। उसके लिए तो हमको किसी से पूछने की थोड़ी इसमें जो राज्य से बाहर के लोग हैं उनका भी गणना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हर घर पे जब जाएंगे, जो भी कर्मचारी हैं हर घर पे जाएंगे, तो वहाँ पे जाने के बाद पूछेंगे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, वो भी कहाँ हैं। एक मकान, एक जो भवन होगा, एक भवन में मान लीजिए कि एक ही भवन है, उसमें 3-4 भाई हैं, सभी लोग अपना अपना अलग हो गए हैं। तो अलग अलग हो गए हैं, तो उसी में एक भवन में जैसे एक सिंबल दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा उसका, हर घर का। हाँ, हर घर का नंबर दिया जाएगा। साथ ही साथ वो तमाम चीज़ें, वो आप आर्थिक रूप से कितने सक्षम हैं, क्या करते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी था सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है। ये जो गणना जो हो रही है, ये बहुत अच्छी पहल है, बिहार के हित में है, बिहारवासियों के हित में है। अब पता नहीं ये बीजेपी को ऐसा क्यों पेट में दर्द उठा, और हमको लगता है कि हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप शुरुआती अवस्था से बैकवर्ड विरोधी रहे हैं, SC ST विरोधी रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज की अगर बात करें तो इनको अल्पसंख्यक समाज सब पाकिस्तानी नज़र आते हैं। और वैसे भी जो बीजेपी का समर्थन करने वाले जो सामाजिक संगठन हैं, जिनका नाम RSS है, तो RSS में कैसे कैसे लोग पैदा होते हैं, ये तो किसी छिपा हुआ नहीं ना है सर।
नाथूराम गोडसे आरएसएस का ही तो प्रोडक्ट है, जो महात्मा गांधी जी की हत्या कर दिए थे। देखिए ना, ये लोग जो अभी विरोध कर रहे हैं, तो सब कास्ट तो अपने हिंदू वाहिनी, जो ब्राह्मण है, भूमियार है, वो सब अपना अपना मंच तो बना ही रखे हैं। हर कास्ट का तो अलग अलग मंच है ही। अब हर जगह जाइएगा, जैसे मैं एक बार हरियाणा गया था, तो वहाँ भी हर जाति का, जैन का अलग धर्मशाला है, ब्राह्मण अलग धर्मशाला है, जाट का अलग धर्मशाला है। तो ये सब तो पहले अपना बना ही रखे हैं सर। ये लोग जो खास करके सामंतवादी जो लोग हैं, ये लोग कभी भी बैकवर्ड को हिंदू समझे हैं क्या? ये लोग कभी एससी एसटी को हिंदू समझे हैं क्या? ये लोग समझे ही नहीं है। ये लोग तो बस इतना जानते हैं कि जो सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं वही हिंदू हैं, इन लोगों के अनुसार। जी। आपने देखा कि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी जो हैं, उन्होंने तो कल एक स्टेटमेंट दिया था कि रामचरितमानस में और जो मनुस्मृति में, उसमें नफरत की बात उसमें पढ़ाए जाते हैं। उसमें एक रामचरितमानस में लिखा हुआ था कि कभी भी अगर आप गरीब वर्ग को, नीचे तबके के लोग को अगर आप विद्या दान देते हैं, विद्या अगर उनको हासिल करने का मौका देते हैं, तो आप वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि आप एक सांप को दूध पिला रहे हैं। ये तो गलत, जहर का समान है। हाँ, जहर के समान है। तो ये तो गलत बात है ना सर। जी। जैसे इसका मतलब कि जैसे क्या चाहते हैं वो कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास उतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिक्षा हासिल कर सके, क्या सरकार उनको मदद नहीं करे? क्या चाहते हैं कि फिर से वो 3000 वर्ष तक जैसे शिक्षा के क्षेत्र में एकाधिकार कब्जा जमाए हुए रहे, क्या वो चाहते हैं कि फिर से आज भी वो नियम लागू हो? मनुस्मृति में देखिए, मनुस्मृति में पिछड़े वर्ग को, एससी एसटी को, अल्पसंख्यक समाज को किस प्रकार से नीचे दृष्टिकोण से वहाँ पे दिखाया गया, दर्शाया गया सर। तो मनुस्मृति को तो जला दिया गया था। तो वही ना, ये लोग फिर से, ये लोग सोचे कि भाई 10 साल बीजेपी केंद्र में रह गई, तो ये लोग सोचे कि फिर से मनुस्मृति को जागृत करें, तो यह संभव नहीं है। हम कभी भी वैसे राष्ट्र को हम नहीं देखना चाहते हैं जहाँ पे नफरत हो, दंगा हो, वो नहीं देखना चाहते हम लोग। और रही बात, जैसे आप लोग जैसे जो बोलते हैं, जो खास करके भाजपा वाले जो बोलते हैं कि भाई सब लोग सक्षम हो गया, मोदी के भाजपा का तो नारा था सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो सब, लेकिन कितना सबका विकास कितना हो गया? वही तो हम कह रहे हैं ना सर, कि सबका साथ सबका विकास नारा दे करके ये जुमला दिया इन्होंने। और जैसे अमित शाह जी बोले भी थे कि वो तो जुमला था। दिल्ली के चुनाव में बोले थे। हाँ, दिल्ली के चुनाव में बोल भी दिए थे वो कि ये जुमला था, चुनावी जुमला था। तो चुनावी जुमला, इसका मतलब कि आप जैसे चुनावी जुमला कर करके आप देश के युवाओं को ठगेंगे, देश के नौजवानों को ठगेंगे, देश के किसानों को ठगेंगे, मजदूरों को ठगेंगे, देश की माताओं बहनों को ठगेंगे आप। तो आपके घर से सबका रोजी रोटी नहीं चल रहा है। आप देखिए सर कि जितने भी सामग्री है, यहाँ तक कि सर पानी पीने पर टैक्स लग गया सर, खाना खाने पर टैक्स लग गया सर, हेवी टैक्स लग रहा है सर। जो हम और आप जो अनाज उपजा रहे हैं सर, उसमें भी टैक्स लग रहा है सर। तो अभी जो जातीय गणना समाज है, उसको कैसे आगे लाना चाहते हैं आप? जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है। खैर, अभी जो चल रही है, मुख्यमंत्री साहब ने स्पष्ट किया कि ये जातीय जनगणना नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री साहब भी बोले और उप मुख्यमंत्री साहब भी बोले, दोनों लोगों ने बोला है कि ये सिर्फ गणना है, जो कि आर्थिक रूप से हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो जैसे जो जनमानस है, बिहार की जनमानस आवाम जो है, वो आर्थिक रूप से किस वर्ग में कितना सक्षम है और किस वर्ग में अभी वैसे लोग हैं जिनको और अभी मजबूत करने की ज़रूरत है। बहुजनों को आगे आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इस पे कुछ कहिए सर। जब तक कि हम घर घर जा करके ये क्लियर नहीं करें कि हाँ, किनके पास किस तरह की प्रॉब्लम है, किनके पास किस तरह की समस्या है, कौन कितना सक्षम है, किस लेवल पे कितना सक्षम है, किस लेवल पे समस्या वो झेल रहे हैं, इसी के लिए ना सर गणना किया जा रहा है। गणना इसी के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये बीजेपी वालों को तकलीफ हो रहा है कि भाई ये जब जान जाएगी सरकार, तो ये जो है पब्लिक की सरकार है, आवाम की सरकार है, अपनी हिस्सा मांगने लगेगी। हाँ, और जैसे ये बीजेपी वाले कभी नहीं चाहते सर
कि गरीब लोग के हित में कभी सरकार कोई कार्य करे। बीजेपी वाले कभी चाहते ही नहीं। आप देखिए ना सर, बीजेपी वाले अगर जिस समय आप देखिए 17 साल सर सत्ता में डबल इंजन की सरकार थी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को कभी स्वतंत्र रूप से कार्य करने नहीं दिया, कभी कार्य करने नहीं दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब समाधान यात्रा पे निकले हैं तो एक विजय कुमार सिन्हा है जो जीवन में कभी खुदे से कभी विजय नहीं हुए हैं, अपनी बात से ही वो पराजय होते रहते हैं। वो विधानसभा अध्यक्ष बने थे तो लंबा लंबा डिंग हाँकते थे, अब जो है टिक्का चरण मार के इन्होंने घूम रहे हैं, आलबलाते फिर रहे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो समाधान यात्रा है उसको बोल रहे हैं कि ये शमशान यात्रा है। तो ये लोग को शमशान ही नजर आता है, ये लोग को बढ़िया चीज़ सर नज़र थोड़े आता है। पूरे देश को शमशान बना दिया था सर ये लोग। जिस समय कोरोना काल, आप याद कीजिए सर, जी। कोरोना काल में जगह जगह पे लाश फेंकी हुई रहती थी सर। अब कोरोना का दृश्य अभी भी याद है, जो गंगा में लाशें तैरना शुरू कर दिया। बिल्कुल, तो बीजेपी तो शमशान उसको तो नजरे आएगा, पूरे देश को शमशान बना दिया था। तो इसको जो आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो समाधान यात्रा है, तो ये तो कहने वाले कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीजेपी को हमेशा शमशान नजर आता है, हमेशा हिंदुस्तान का मुसलमान का घर पाकिस्तान नजर आता है सर। गरीब गुरबा लोग हमेशा इसको उग्रवादी नजर आता है। और सिर्फ जो 14% है सर, वही इसको लगता है कि ओरिजिनल इंडियन है। लेकिन इसको पता नहीं है ओरिजिनल इंडियन जो है ना वो 86% है। वो जो 14% है ना सर, जी, वो 14% लोग विदेशी है सर। कैसे आप कैसे बोलते कि इतिहास है सर, इतिहास है, ये हम नहीं कहते सर, हमारा इतिहास कहती है। हम लोग मूल निवासी हैं सर, जो 86% जो लोग हैं जी, इंडिया का। हाँ सर, हिंदुस्तान की, भारत की। और ये 14% ये लूटने, जैसे जिस समय अंग्रेज लोग आए थे तो अंग्रेज लोग आए तो उनकी भी चापलूसी किए। उसके पहले भी जितने लोगों ने भारत को नोचा, भारत को खरोचा, उन तमाम लोगों को भारत को लूटने में यही 14% लोग मदद किए हैं सर। तो ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव। इनका साफ कहना है कि जातीय गणना जो हो रही है उसमें हमारी जितने भागीदारी है हम उतना हिस्सेदारी लेके रहेंगे। धन्यवाद।